वह पथ क्या पथिक विफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 25 मई को आपका एग्ज़ाम है। यह एग्ज़ाम 2 पालियों में है। पाली 1 में हमारा जीएस पेपर 1 होगा, जो लगभग 100 क्वेश्चनों का होता है और इसके मार्क्स होते हैं 200, जिसमें हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी तथा करंट अफेयर्स जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं दोस्तों, या जियोग्राफी जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम मैपिंग के भी क्वेश्चन 1-2 हर साल देखते आ रहे हैं। दोस्तों, आपके पास महज 3 महीने बचा हुआ है। जनवरी आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में हम आज चित्रकूट एकेडमी आप सभी के लिए लेके आई है फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही कठिन सब्जेक्ट रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस में। हम पिछले कई वर्षों की बात भी करें तो हिंदी मीडियम में जो टॉपर हैं उनकी लगभग हम हमेशा देखते हैं 98, 100, 101, 105, कुछ ऐसे ही आते हैं 92, 88 तक भी हम पिछले कुछ टॉपरों की मार्कशीट देखे हैं। जीएस पेपर 3 में मार्क्स आए हुए हैं। ऐसे में चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों ही दृष्टियों से इकोनॉमिक्स का जो खंड है आपके एग्जाम के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और आप हमें यह जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में कमांड कमजोर है, तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आइए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह हमारे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को हम मूलतः एनसीईआरटी को लेते हुए ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके आपको एडवांस तक लेके जाएंगे, जिसमें हम महज एनसीईआरटी को भी शामिल करेंगे। दोस्तों, तो जो हमारी इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात भी करें तो इकोनॉमिक्स धन से संबंधित जो विज्ञान होता है। अब ये धन के संबंधित विज्ञान की जहां बात आती है तो यह व्यक्तिगत जीवन पे भी हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन पर हो सकता है, पारिवारिक जीवन के स्तर पर भी हो सकता है, एक गांव के स्तर पर भी हो सकता है, जिला स्तर पर भी हो सकता है, तथा देश के स्तर एवं राज्य, देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों, आप जैसे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपका 1 तारीख को पैसा आता है। आप अपना जो बैलेंस है तो 1 महीने कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें एक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो घर खर्च हो, चाहे वो पॉकेट खर्च हो, यह सभी की सभी चीज़ें एक इकोनॉमिक्स के द्वारा ही के अंतर्गत आती हैं, तथा इसका जो अध्ययन किया जाता है वह हमारा इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कहलाता है। धन का जो विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं वह हमारा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या परिभाषा दी है, इकोनॉमिक्स के घटक क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था तथा अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है, उत्पादन के कारक क्या होते हैं, उत्पादन के कारक तो लागत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, लागत मूल्य हमें पता चल जाएगा तो उत्पादन के क्षेत्रक क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक क्या है, तृतीयक क्षेत्रक क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक का हमारी जीडीपी में क्या रोल है, द्वितीयक क्षेत्रक का हमारी जीडीपी पे क्या रोल है, तथा ये जो हमारी इकोनॉमिक्स है यह हमारी अर्थनीति, हमारी विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती है, तथा रोजगार की स्थिति क्या है। यह सारी चीजें आज हम इकोनॉमिक्स के इसी खंड में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, महज ये वीडियो लंबा हो सकता है, किंतु अगर आपको कहीं पर यह लगता है कि अब बोरिंग हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि और सरल तरीके से आपको समझा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली चीज आती है तो हम पहले देखिए, अगर हम बात करें, ये जो हमारे हैं इनका नाम है एडम स्मिथ। अगर हम इन्हें बात करें तो ये हमारे अर्थशास्त्र के इन्हें जनक कहा जाता है। ये कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के जनक। ये कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के जनक। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, कब लिखी थी? 1776 में। और इन्होंने कहा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ
नेशन कब लिखा था? 1776 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। दोस्तों, जब इन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया तो अर्थशास्त्रियों में ने इन्हें अर्थशास्त्र का जनक मान लिया। दोस्तों, अगर हम बात करें कि अन्य अर्थशास्त्रियों में, जैसे कि हमारे मार्शल, रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो हमारा होता है वह क्या है? अर्थशास्त्र हमारा लोक कल्याण है। लोक कल्याण किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। तो रॉबिन्सन ने कहा कि यह सीमित साधन, अर्थात हम अपने सीमित साधनों के द्वारा अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें अगर पूर्ति कर लेते हैं तो वह तो वो हमारी अर्थशास्त्र कहलाएगी। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर हम अब बात करते हैं एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई चीजें कैसे हम अर्थशास्त्र मान सकते हैं, तो अर्थशास्त्र के लिए दो चीजें होना जरूरी है। कौन कौन सी वह दो चीजें हैं? कि एक तो वस्तु होनी चाहिए, दूसरा सेवा होना चाहिए। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इन्हीं, चूंकि या तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, या तो वस्तुओं का क्रय होगा, या तो वस्तुओं का विक्रय होगा, यही स्थितियां हो सकती हैं। सेवा क्या है? मान लो कोई व्यक्ति उत्पादन करता है, किसी को आवश्यकता हुई, मान लीजिए कि आपको अपने यहां से किसी दूर शहर जाना है, तो आपको आपको एक वाहन चाहिए, वाहन की आपको सेवा चाहिए, आपको खाने के लिए भी होटल चाहिए, आपको होटल का अरेंजमेंट होना चाहिए आपके पास, आपको और भी सुविधाएं जैसे कि पेय पदार्थों की आवश्यकता होंगी तथा वस्त्र आदि की आवश्यकताएं होंगी। ये सारी चीजें आपकी सेवा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहा? तो एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने कहा कि जहां वस्तु और सेवा का या तो उत्पादन हो, उपभोग हो और वितरण हो, इनसे संबंधित जो विज्ञान का जो क्रिया प्रतिक्रिया एवं प्रक्रियाओं का जो हम अध्ययन करते हैं वह क्या होगी? वह हमारी अर्थशास्त्र होगी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तो हमारे रॉबिन्सन आते हैं। रॉबिन्सन क्या कहते हैं? रॉबिन्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? सीमित साधन से संबंधित है, जिससे हम अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बात करूं कि जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए है, और मुझे क्या करना है? मुझे बर्गर भी खाना है, मुझे पानी भी पीना है, मुझे कुछ सब्जी भी लेके जाना है, और साथ में मुझे एक चाय भी पीनी है। दोस्तों, हम एक 5 स्टार होटल गए तो क्या हुआ? वहां पे बर्गर ही पता चला तो 150 रुपए का है, पानी 20 रुपए का है, सब्जी हमें पता चली एक सुपरमार्केट से 3000 रुपए की आ रही है, और चाय वहां पे 45 रुपए की है। तो दोस्तों, अब हमारे पास 100 रुपए हैं, किंतु हमारी आवश्यकताएं इतनी हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इन्हें 5 स्टार सुपरमार्केट वगैरह ना जाकर के हम एक जो रोड पर जो बेचते हैं हम उनसे लेकर के बर्गर खाएंगे। वहां पे बर्गर हमारा 10 रुपए का मिल जाएगा, पानी हम 5 रुपए का ले लेंगे, सब्जी हमारी 20 रुपए की हो जाएगी, चाय हमारी 5 रुपए की हो जाएगी। तो कितना हो गया? ये हमारा हो गया 40 रुपए। तो हमारे सीमित साधनों के द्वारा हम अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिए। यह क्या कहलाएगा? यह हमारे अर्थशास्त्र कहलाएगा। इसका जो अध्ययन होता है वह हमारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। इस विचारधारा को कौन से अर्थशास्त्री ने दिया था? रॉबिन्सन ने दिया था। अगली अगर बात हम करते हैं तो हमारे कौन आते हैं? हमारे जो अगले अर्थशास्त्री हैं, पॉल सैमुएल्सन। इन्हें दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? पॉल सैमुएल्सन को हम आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। पॉल सैमुएल्सन को हम क्या कहते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक।
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई कोई एक देश है, कोई व्यक्ति है, हम बात करें इनकी तो इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति है या देश है, ये मान लो एक देश है, देश के अंदर ये छोटा सा कोई एक व्यक्ति है, वह क्या करेगा, अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए, वर्तमान में मान लो एक इंसान को क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, आवास चाहिए एवं स्वच्छ वायु चाहिए। तो आवश्यकताओं को देखेगा, कितनी आवश्यकताएं, जितने से उसका सहज जीवन चल सके और भविष्य के लिए भी, और भविष्य के लिए भी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हमारी संसाधनों की बचत हो सके। तो तो इसका जो अध्ययन करते हैं वह हमारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहीं से हमारी जो परिभाषा निकल के आती है वो सतत विकास की निकल कर आती है, सतत विकास की परिभाषा निकल करके आती है। तो सतत विकास किन्हें कहते हैं कि ऐसे ऐसे साधनों का उपयोग करना, हम साधनों का ऐसा समुचित उपयोग करें कि हमारी जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं यह तो पूर्ति हो ही जाए, किंतु भविष्य की आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति कर सके। यह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, यह हमारा सतत विकास लक्ष्य होते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, तो आगे जो हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे उत्पादन के अर्थव्यवस्था के भाग क्या होते हैं। यहाँ से आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है, अर्थव्यवस्था के भाग। तो दोस्तों अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के भाग की तो हमारे पास दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा कौन होता है, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है दोस्तों, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो कोई एक व्यक्ति है, मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, हमारे भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री और बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं, तो माननीय मोदी जी हैं। तो मोदी जी क्या किए, अपनी जो आवश्यकताएं हैं कि उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेतन कितना होगा, पार्टी प्रचार के लिए क्या चाहिए, कितना पैसा खर्च होगा, इन सब का एक व्यक्ति के केंद्रित जो आर्थिक गतिविधियों चाहे उपभोग हो, उत्पादन हो, का जो अध्ययन किया जाता है वह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है दोस्तों। समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यापक अवधारणा है जिसमें किसी देश, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किसी देश, राष्ट्र, राज्य के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों, कितनी आय हुआ, कौन कौन सी गतिविधियां, आय कितनी हुई, व्यय कितना हुआ, ब्याज हमने कितनी प्राप्त हुई, हमने उधार कितना लिया, ये सारी जो गतिविधियां हैं यह किसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हम किसी भी देश, राष्ट्र, राज्य की हम क्या करते हैं, जीडीपी की गणना करते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम जीडीपी की गणना करते हैं कि समुचित एक वित्तीय वर्ष में उस राष्ट्र राज्य के द्वारा जो भी आर्थिक गतिविधि की गई है वह किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जीडीपी के द्वारा। यह किसके अंतर्गत आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है उसमें कोई एक फर्म हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, उसकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण देश, राष्ट्र, राज्य के द्वारा, समस्त नागरिकों के द्वारा जो भी आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हम जीडीपी की गणना करते हैं। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों की, दोस्तों अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं अर्थव्यवस्था की हम आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो अर्थव्यवस्था में कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप हो सकती हैं, तो चूंकि आपको पता है कि
कि अर्थशास्त्रियों ने, आपको यह बात तो पता है कि अर्थशास्त्रियों ने क्या कि आर्थिक क्रियाकलाप, सॉरी, तो दोस्तों आपको जैसे पता है अर्थशास्त्र हमारे धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र हमारा धन का विज्ञान है। तो हम अब करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में क्या होता है भाई, किसी वस्तु हमारी दो प्रकार से हो सकती है, या तो वो दृश्य होगी या तो वो अदृश्य होगी, या तो वो सॉरी या तो वो दृश्य होगी या तो अदृश्य होगी। दृश्य का मतलब जैसे हम ट्रैक्टर खरीदे, ट्रैक्टर हमें पता है इसकी मूल्य, किंतु अदृश्य जैसे कोई सेवा कर दी गई, वो हमारी अदृश्य हो गई, अदृश्य वस्तु हो गई। इसका कुछ ना कुछ बाजार मूल्य होगा, बाजार मूल्य होगा। ये सारी क्रियाकलाप का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वह क्या कहलाती है, हमारी आर्थिक क्रियाकलाप। वो क्या हमारा कहलाते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप। अब बात आती है कि चलो हम अब तक जो पढ़े, तो अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से डिफाइन किया, उत्पादक क्या होती है, वस्तु क्या होती है। वस्तु हमारी दो प्रकार से होती है, वस्तु हमारी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, दृश्य वस्तुएं और अदृश्य वस्तुएं। यह आपको एनसीईआरटी मिलेगी, ठीक है। तो यहां से आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है। इसके बाद हम पढ़े आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है। दोस्तों अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब तक हम अर्थशास्त्र के बारे में तो जानकारी बृहत कर ली, किंतु अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अर्थव्यवस्था क्या होती है, यह एक भौतिक क्षेत्र होता है। क्या होता है ये, किसी देश राष्ट्र राज्य का यह एक भौतिक क्षेत्र होता है जिसमें क्या घटित होती है, यह एक भौतिक क्षेत्र है जिसमें उस राष्ट्र राज्य की आर्थिक क्रियाकलाप घटित होती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप घटित होती हैं, क्रियाकलाप घटित होती हैं। वह क्या कहलाती है, हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था एक सैद्धांतिक पक्ष है। दोस्तों अगर हम यहीं से बात करें तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। एक बात यह भी कही जा सकती है कि यह हमारी अर्थव्यवस्था है, और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। अगर हम अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर की बात करें, है यह एक भौतिक क्षेत्र है जो यह व्यवहारिक होती है, व्यवहारिक होती है, तथा यह एक व्यवहारिक होती है तथा इसके अंतर्गत सारी आर्थिक क्रियाकलाप घटित होते हैं। किंतु जो हमारी अर्थशास्त्र है ना दोस्तों, अर्थशास्त्र हमारी व्यवहारिक नहीं या आदर्शात्मक होती है अर्थशास्त्र। तो अब आगे हम बात जो करने जा रहे हैं वह हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की है। दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो इसके कितने क्षेत्रक हैं, तो अगर हम बात करें तो इसके 3 क्षेत्रक हैं। कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसके अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के हमारे 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक तथा तृतीयक क्षेत्रक। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है। यहाँ से आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन रख रहा है। इस दृष्टि से यह चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रख कर जाइएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होती हैं, जैसे जो चीज़ें हमें कृषि से या प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन्हें महज हम प्राकृतिक चीज़ों के अंतर्गत, प्राकृतिक
क्षेत्रक के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा, प्राथमिक क्षेत्रों का उपयोग करके जो वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं वो हमारी द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं, तथा तृतीयक क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सेवाएं दी जाती हैं। तो आइए हम इसका एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल होती हैं, तो प्राथमिक वस्तु के अंतर्गत हमारी प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत हम कृषि रख सकते हैं, हम पशुपालन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, हम वानिकी, हम इसमें खनन, उत्खनन को, ये चीजें आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। और कई बार महज प्रश्नों में पेपरों में यह बात पूछ चुका है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। अगली हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा है द्वितीयक क्षेत्र। तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्रक में क्या क्या आता है दोस्तों, प्राथमिक वस्तुओं का, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग करके हम इसमें निर्माण तथा विनिर्माण करते हैं। तो इसलिए हम इसमें पहले नंबर में निर्माण, नंबर 2 पे विनिर्माण, नंबर 3 पे विद्युत, नंबर 4 पे जलापूर्ति। दोस्तों यहां से भी एग्जाम आपके पास यूपी पीसीएस का मैं यहां से क्वेश्चन रखा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम तृतीय क्षेत्र के बारे में या सेवा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों वहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है और कई सारे डाउट वाले क्वेश्चन भी वहीं से रखता है। तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक को हम इसमें क्या लगते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक वस्तुओं को हम प्राथमिक इसमें कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं और उसमें हम कुछ चीज़ों को डेवलप कर करके हम मार्केट पर सप्लाई करते हैं। एवं सेवा क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, इसके अंतर्गत हम बात करें तो पहला आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, भंडारण, बीमा, छठे नंबर पे बैंकिंग, सातवें नंबर पे होटल, आठवें नंबर पे सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, 9वें नंबर पे अनुसंधान, हम इसमें 10वें नंबर पे लोक प्रशासन, 11 नंबर पे हम रक्षा, 12 नंबर पे हम एआई रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एक चीज पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको एक चीज और बताते हैं कि यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्रियों में ऐसा मतभेद है और कई सारे एग्जामों में अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया है और यहाँ से एक चीज और भी डिफाइन करता है कि वह क्या है कि यहाँ से आप नोट भी लिख लीजिएगा, एक हम नोट लिखते हैं। नोट में क्या है, तृतीय क्षेत्र को पुनः 2 क्षेत्रकों में डिफाइन किया गया है कुछ अर्थशास्त्रियों के माध्यम से। जैसे कई सारे एग्जामों में तृतीय क्षेत्रक को ही 3 ही क्षेत्रक बताया है, कुछ
अर्थशास्त्रियों ने कुछ बुकों में, कुछ एग्जाम में इसे 5 सेक्टर में भी हम बात करते हैं। तो चतुर्थ सेक्टर और पंचम सेक्टर। जब हम चतुर्थ सेक्टर की बात करते हैं, चतुर्थ क्षेत्रक की बात करते हैं, तो चतुर्थ क्षेत्रक में क्या आता है कि इसमें अनुसंधान आता है। अनुसंधान, जिसमें अत्यधिक योग्यता की आवश्यकता होती है, वह किस में आता है? चतुर्थक क्षेत्रक में आता है। किंतु इसमें हम शोध एवं अनुसंधान को रखते हैं चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत, और कई सारी टेस्ट सीरीजों में भी यह क्वेश्चन महज पूछा जा चुका है। अगर हम पंचम क्षेत्रक की बात करें तो पंचम क्षेत्रक में सीधी सी बात करता है कि इसमें विशेष योग्यता तो चाहिए ही, विशेष योग्यता के साथ ही इसमें निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो वह हमारा पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम लोक प्रशासन की बात करें, लोक प्रशासक, तो यह हमारा पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, एआई को भी पंचम क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा जाता है। अगर हम बात, एक चीज और आपको यहां से मैं बता दूं कि अगर हम बात करें कि कौन से क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान है, यह भी महज पूछा जा चुका है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो कौन से क्षेत्र का जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान, अभी हम आपको बता दें कि जब हम जीडीपी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसमें आपको विस्तृत चर्चा पर चर्चा करेंगे कि जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, सब्सिडी जुड़ेगी तो किस में जुड़ेगी, सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, कर क्या होता है, यह सारी चीजें हम जब उन चैप्टरों पर आएंगे तो आपको बताएंगे। यहां सिर्फ जीडीपी में योगदान की बात करें तो योगदान को हम क्या कर सकते हैं, 3 क्षेत्रों में डिफाइन करते हैं। पहला, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्रक, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक, दूसरा हम बात करें उद्योग, और तीसरा बात करें सेवा सेक्टर, सेवा क्षेत्र। तो अगर हम जीडीपी में योगदान की बात करें तो अगर हम 1951-52 की बात करते हैं तो 1951-52 में जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था यह महज 55% योगदान रखता था। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र 15% का योगदान रखता था और तृतीयक क्षेत्र 30% का योगदान रखता था। वहीं पर अगर हम बात करें 2022-23 की तो तृतीयक क्षेत्र हमारा 53% योगदान रखता है, द्वितीयक क्षेत्र 29% योगदान रखता है और प्राथमिक क्षेत्र 18% योगदान रखता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि रोजगार के क्षेत्र में इनका क्या परसेंटेज है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से कितना भारांश रखते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज हम जब देखते हैं कि आजादी के इन 75 वर्षों के बावजूद भी आज सड़कों पर, संसद की सड़कों पर आज युवा जो देश के निर्माणकर्ता होते हैं वह सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि महज इतना योगदान होने के बावजूद भी तृतीय क्षेत्र हमारा रोजगार मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। क्यों? आगे की हम जब चर्चा पर चर्चा करेंगे जिसमें हम मुख्यतः कृषि क्षेत्र के बारे में बात करते हुए रोजगार के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पर हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और यहीं से आपका मेंस का भी क्वेश्चन लिखने लायक बन जाएगा। दोस्तों, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, हम अब करते हैं उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखते होंगे तो मान लो कि आपके पास आप कोई एक उद्यमी है। उद्यमी कौन होता है? जो रिस्क लेता है, जो दोस्तों जो उद्यमी होता है ना वो हमेशा खतरा मोल लेता है। तो दोस्तों जैसे मान लो कोई उद्योग लगाना है, मान लो हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक काम करते हैं
कि इलाहाबाद में कुंभ होने वाला है, कुंभ चल रहा है, तो हम क्या करें, इलाहाबाद के पास ही बरगढ़ की जो घाटी है वहां पर हम एक उद्योग लगाते हैं। तो उद्योग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर में हमें एक जमीन की आवश्यकता होगी। मान लो सरकार के पास जमीन है, सरकार ने कहा कि मैं अपनी जमीन दे रहा हूं, तो दूसरी चीज की क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो भाई जमीन तो हो गई, तो पैसा कौन लगाएगा, तो उद्यमी कहेगा कि पैसा मैं लगा दूंगा, तो हमें पूंजी की आवश्यकता होगी। तीसरा कौन होगा, मान लो उद्यमी है, जमीन भी मिल गई, पूंजी भी हो गई, तो श्रमिक, उसमें काम कौन करेगा, तो बात आती है श्रमिक। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर सीधी से तौर पे अगर हम देख सकते हैं कि उत्पादन के जो कारक है, हमारे उत्पादन के कारक, ये मुख्यतः उत्पादन के कारक कितने होते हैं, उत्पादन के हमारे पास 4 कारक होते हैं। कौन कौन से, एक उद्यमी होगा, जमीन होगी, पूंजी होगा, श्रमिक होगा। दोस्तों अर्थव्यवस्था में कोई भी काम लाभ के बिना लाभ के नहीं किया जाता है। तो उद्यमी किस लिए काम कर रहा है, किस लिए वह अपना रिस्क ले रहा है, खतरा मोल ले रहा है, क्योंकि उसे लाभ चाहिए। दूसरे नंबर में जो जमीन धारक होगा वह जमीन का किराया लेगा। जो पूंजी होगी, पूंजी का हमें ब्याज चाहिए, क्योंकि जो उद्यमी होगा वह पूंजी कहां से लेगा, बैंक से लेगा। बैंक उसमें क्या करेगी, ब्याज लगाएगी। तीसरा जो श्रमिक होगा तो श्रमिक वेतन लेगा। तो यहीं से एक बात और निकल के आती है कि उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, तो कारक हमारे 4 होते हैं, उद्यमी, जमीन, पूंजी, श्रमिक। तो इन्हें मिलता क्या है, तो लाभ, किराया, ब्याज, वेतन। तो अगर हम कुल कारक लागत की बात करें तो कुल कारक लागत हमारी क्या हो जाएगी, कुल कारक लागत क्या हो जाएगा, लाभ प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस वेतन। दोस्तों जब भी हम बाजार में किसी वस्तु का मूल्य डिसाइड करते हैं तो हम इन सारे फैक्टरों को ध्यान में रख करके ही हम मूल्य का निर्धारण करते हैं। दोस्तों यहीं से आगे आती है बात कि लागत मूल्य क्या होता है। यहां से हम क्या क्या पढ़ेंगे, लागत मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, कारक लागत क्या होती है। तो अगर हम बात करें तो लागत मूल्य, लागत मूल्य का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में जितना हम व्यय किए, जितनी धनराशि हम व्यय किए वह उसकी क्या हो गई, लागत हुई। व्यय किए वह उसकी क्या हो गई, लागत हो गई। मान लो कि आप एक किसान हैं, आप एक एग्जाम्पल के लिए आप एक किसान हैं और आपको आलू का उत्पादन करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले जमीन के बाद हम उसमें बीज डालेंगे, उसकी जुताई करेंगे, जुताई के बाद हम उसकी सिंचाई करेंगे, सिंचाई के बाद हम उसमें कुछ श्रम व्यय करेंगे। ये सारे कुछ जोड़ने के बाद हम उसमें कुछ लाभ भी लेंगे। इसके बाद ही जो मार्केट वैल्यू आती है, वह जो भी प्राइस बनता है वह उस वस्तु का लागत मूल्य होती है। बाजार मूल्य क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु को बाजार में जिस रूप में बेचा जाता है वह उसका बाजार मूल्य होता है। तो अगर हम बाजार मूल्य की बात करें, बाजार मूल्य की, तो बाजार मूल्य में दोस्तों 2 चीजें होती हैं। क्या का, अगर हम बात कर ले कि मान लो आलू के उत्पादन में हमें 100 रुपए लगा, तो वहीं इनकम टैक्स ने कहा कि भाई 100 रुपए आपको उत्पादन है, 10 रुपया हमें टैक्स दे दो। तो यह वस्तु कितने की हो गई, 110 की। अब यहां पे क्या होगा कि जो दुकानदार होगा वो कहेगा मुझे 5 रुपए प्रॉफिट चाहिए। तो अब इस वस्तु का मूल्य कितना हो गया,
5 रुपए हो गया। मान लो यह चीज एक छोटे बाजार की रही, एक छोटे बाजार की रही। इसी चीज को क्या हुआ, छोटे उद्यमी से कोई बड़ा उद्यमी आया और वह आलू का 500 कुंटल लेके गया। जब वो 500 कुंटल लेकर के गया तो उसने क्या कहा, उसे व्यय भी लगा, कौन सा व्यय, परिवहन भी लगा। तो उसने मान लो परिवहन लग गया 10 रुपए, तो अब कितना हो गया, 115। 115। अब वो कहेगा मुझे 10 रुपए इसमें प्रॉफिट चाहिए, तो 10 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो 125। ये जो 125 रुपए हुआ यह फिर से बाजार मूल्य हो गया। दोस्तों ये हमारी बाजार मूल्य हो गए। जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो जीडीपी की गणना में हम बाजार मूल्य पर लेते हैं, कौन से में, बाजार मूल्य में। जब हम जीवीए की गणना करते हैं तो हम लागत कारक की बात करते हैं। दोस्तों आगे की अगर हम बात करें तो आगे हमारा आता है कि कर कितने प्रकार का होता है। कर क्या है, तो कर एक अंशदान होता है। क्या होता है कर, कर एक अंशदान होता है। कैसा अंशदान, जिसे सरकार लगाती है, सरकार लगाती है। सरकार किस पर लगाती है, सरकार जनता पर लगाती है। कर एक अंशदान होता है। दोस्तों देश का शासन हो, प्रशासन हो, चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। उसमें जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए भी पैसे की जरूरत होती है, उन्हें भी वेतन चाहिए, उन्हें भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे की जरूरत होती है ताकि वह अपने उपभोग की वस्तुओं को खरीद सके। तो कर क्या है, एक अंशदान होती है। कौन लगाता है, सरकार लगाती है। कौन लगाती है, सरकार लगाती है। किन पर लगाती है, जनता पर लगाती है, नागरिकों पर लगाती है। किस में, वस्तु में टैक्स लगाती है और सेवा में टैक्स लगाती है। दोस्तों जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या लेके आया था, उन्होंने अभी जीएसटी लेके आई थी। जीएसटी क्यों लेके आई थी, आप इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। किंतु जब हम जीएसटी कृषि चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे जीएसटी क्या होती है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है, कौन सी वस्तु में कौन सी प्रकार की जीएसटी लगती है। तो यहां पर कर जनता पर लगाती है, वस्तु और सेवाओं पर। तो यहां पर अगली बात जो आती है, तो कर के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों पहली बात आती है कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, पहली बात आती है कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, और दूसरी बात अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। दूसरे प्रश्न है हमारे पास, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि कितने लोग टैक्स पे करते हैं तथा कौन सा प्रकार का टैक्स कौन पे कर रहा है। डेली उपयोग की वस्तु में आप कौन सा टैक्स पे करते हैं और वार्षिक वित्तीय पर आप कौन सा टैक्स पे करते हैं। तो अगर हम प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये डायरेक्ट सरकार को पे किया जाता है। जैसे अगर हम प्रत्यक्ष करों की बात करें तो जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, निगम कर हो गया। अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट नहीं सरकार लेती है, किंतु यह क्या करती है, वस्तुओं पर टैक्स लगा दी। जैसे कि एक बिस्कुट है, पार्ले जी बिस्कुट, पार्ले जी बिस्कुट। तो पार्ले जी बिस्कुट की जो वहां का जो कंपनी हुई, वह कंपनी 4 रुपए का बिस्कुट बेचने के लिए गई, किंतु जैसे ही गेट पर पहुंची वैसे ही हमारे सरकार के लोग गए और उन्होंने कहा कि एक बिस्कुट पे हमें 1 रुपए टैक्स चाहिए, 1 रुपए पे 1 रुपए टैक्स चाहिए। तो ये कितना हो गया, 5 रुपए का हो गया। किंतु दोस्तों सरकार, कंपनी कहेगी कि यह टैक्स मैं नहीं पे करूंगी, यह कौन पे करेगा, जनता पे करेगी। कैसे, कंपनी का लाभ और उसकी जो लागत है वह तो 4 रुपए है, तो वो उसका प्राइस कितना कर दी, 5 रुपए। 1 रुपए डायरेक्टली जनता दे रही है, किसे, सरकार को। यह कौन सा टैक्स हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। यहां पर एक बात और पेपर में बार बार पूछता रहा है
कि प्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण होता है या नहीं। दायित्व मतलब जो देता है, देता कौन है? जनता देती है। डायरेक्ट देती है या इनडायरेक्ट देती है। तो जो प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें दायित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, किंतु अप्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण किया जाता है। यहां से महज कई बार यूपीएससी, स्टेट पीसीएस बार बार क्वेश्चन रखी है कि प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, आयकर कौन से प्रकार का टैक्स है, निगम कर कौन से प्रकार का टैक्स है, दायित्व का हस्तांतरण कौन से प्रकार के टैक्स में होता है। इसलिए अगर हम बात करें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता रहा है। दोस्तों अगली बात अगर हम इसी में करें तो अगली बात जो हम करने जा रहे हैं वह है कि सब्सिडी क्या होती है। कर तो हमने पढ़ लिया, तो अब आता है सब्सिडी क्या होती है। दोस्तों सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी एक आर्थिक सहायता होती है। कौन करता है? सरकार करती है। किन पर करती है? जनता पर करती है। तो सब्सिडी भी दो प्रकार से होती है। यह क्या होती है? यह एक आर्थिक सहायता होती है। आप लोगों ने ध्यान से देखा, गौर किया होगा, तो जब हमारे देश में कोरोना आया था तो सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था कि हम हर एक किसान के खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपए देंगे। जानते हो ये क्यों किया गया था? क्योंकि अगर पैसा लोगों तक जाएगा तो इसे मार्केट में लाया जाएगा। जब ये मार्केट में आएगा तो हमारी इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगी और हमारी जीडीपी बेहतर तरीके में हो जाएगी। दोस्तों कोरोना वायरस के समय में जब सरकार ने 2,000 रुपए का आर्थिक पैकेज, 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें से 2,000 रुपए पर 4 महीने में किसानों को दिया जा रहा था। यह एक सब्सिडी ही थी जो सरकार जनता की हेल्प कर रही थी। दोस्तों सब्सिडी भी दो प्रकार से दी जाती है। इसके प्रकार क्या होते हैं? यह दो प्रकार से दी जाती है। पहला, वस्तुओं का रेट कम करके, वस्तु का रेट कम कर दिया जाता है। दूसरा, डायरेक्ट व्यक्ति के खाते में पैसा डाल दिया जाता है, या डायरेक्ट व्यक्ति को खाते में पैसा दे दिया जाता है। डायरेक्ट पैसा देने की यह जो डिजिटल क्रांति हुई है, यह सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, समय की बचत हो सके, भ्रष्टाचार को कम किया जा सके तथा वित्त का अधिक से अधिक बाजार में उपलब्धता हो सके। दोस्तों अगर हम बात करें डायरेक्ट वस्तु का रेट कम करके, तो कैसे? जैसे मान लो कि आप यूरिया लेने जा रहे हैं, उसकी जो मूल्य है वह 2,075 रुपए है मान लो, तो वो कितने मिल रही है? आपको 375 में मिल रही है। तो यहां से जो कंपनी के साथ सरकार एग्रीमेंट करती है, तो सरकार कहती है कि 375 रुपए तो आप किसान से लीजिए, किंतु जो इसकी शेष राशि होगी यह पैसा हम आपको देंगे। तो इस प्रकार से जो कंपनी होती है वह कम रेट पर वस्तुओं को बाजार में बेचती है। दूसरा होता है कि डायरेक्ट पैसा दे करके, जैसा कि कोरोना महामारी के समय किसानों खाते में दिया गया था। अगर कोई सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं आ जाती हैं तो सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करती है। यह क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट खाते में डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है। तो अगली बात यहां पर जो आती है, तो फिर हम बाजार का मूल्य कैसे डिसाइड करेंगे? तो बाजार मूल्य कैसे हो सकता है? किसी भी वस्तु का बाजार मूल्य कैसे डिसाइड किया जा सकता है? तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हमारी कुल कारक लागत कितनी है? कुल कारक लागत में कौन कौन शामिल हो गया? हमारा लाभ हो गया, प्लस भूमि का किराया कितना हुआ, प्लस हमारा वेतन कितना हुआ, प्लस ब्याज कितनी प्राप्त हुई। ये कुल कारक लागत हो गई। प्लस हम कर लें तो क्या हो जाएगा? हम टैक्स कितना पे किए, कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो इससे क्या निकल जाएगा? किसी भी वस्तु का बाजार मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों अगली बात अगर हम करें तो
अगली बात आती है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार अगर हम आपको दिखा दें कि ये हमारी पिछले काफ़ी समय की जो ग्रोथ रेट है वह है अर्थव्यवस्था। ये है हमारी दोस्तों, ये हमारी अर्थव्यवस्था है। अगर हम 23-24 की बात करें तो 171.8 लाख करोड़ रुपए ये है। ग्रोथ कितनी है? 7.3%। अगर हम 2013-14 की बात करें, 2014-15 में हमारी 7.4% थी, जो 105.3 लाख करोड़ रुपए थी। अगर हम बात करें अपनी अर्थव्यवस्था की, तो हमारी अर्थव्यवस्थाएं, तो अर्थव्यवस्था तो आपको बता ही चुका हूं। तो अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आइए हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, अगर हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के हमारे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी प्रकार की वैश्विक समुदाय में अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। पहले समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रितवादी। अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जैसे हम यूएसएसआर की, रूस के विघटन यूएसएसआर की जो व्यवस्था थी वह हमारी कौन सी थी? समाजवादी थी। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की जो व्यवस्था थी वह कौन सी थी? ये हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन से देश की है? चीन की है। चीन की है। अगर हम मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बात करें तो हम भारत की बात करते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अगर हम बात करें तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, तो पूंजी अर्थव्यवस्था में प्रतिनिधित्व इसका जो सर्वे सर्वा इसका जो नीतियों का निर्धारण कौन करता है? तो इसकी जो बाजार नीतियों का निर्धारण कौन करती है? बाजार करती है। बाजार करती है। इसकी नीतियों का निर्धारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नीतियों का निर्धारण कौन करता है? बाजार करती है। किंतु सरकार की भूमिका बहुत कम रहती है। सरकार की भूमिका बहुत कम या ना के बराबर रहती है। दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें कि यह प्रदूषण कितना करती है, तो यह सर्वाधिक प्रदूषण करती है। सर्वाधिक प्रदूषण करती है। अगर हम बात करें यह सतत विकास की दृष्टि से बहुत ही बदतर होती है। सतत विकास की दृष्टि से बहुत ही बदतर होती है, क्योंकि यह अधिकतम उपभोग की बात करती है। अधिकतम उपभोग की बात कौन सी व्यवस्था करती है? अर्थव्यवस्था करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसकी भूमिका होती है? सरकार की भूमिका होती है। इसमें क्या ध्यान में रखा जाता है? लोक कल्याण। इसमें अगर हम प्रदूषण की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है, बहुत मिनिमम प्रदूषण रखा जाता है। दोस्तों, अगर हम मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार की समान भूमिका रहती है, बल्कि सरकार ही नजर रखती है बाजार पे। इसमें लोक कल्याण तथा आर्थिक हित दोनों को ध्यान में रखा जाता है, जबकि पूंजीवादी में सिर्फ आर्थिक हित को मद्देनजर रखा जाता है, जबकि इसमें लोक कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, इसमें प्रदूषण तो महज पूंजीवाद की तरह तो नहीं होता, किंतु समाजवाद से कम भी नहीं होता। अर्थात इसमें दोनों के बीच का सामंजस्य लेकर के आगे बढ़ा जाता है। अगर हम संसाधनों के दोहन की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक दोहन होता है, वहीं समाजवादी में कम दोहन होता है, और इसमें दोनों के लगभग बीचों बीच, लगभग ना तो बहुत अधिक ना ही बहुत कम दोहन होता है। अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो सिर्फ एक उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का लाभ होता है सामाजिक हित। सामाजिक हित तो वही मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का लाभ के साथ साथ सामाजिक हित भी। इस अगर हम बात करें समाजवादी में तो आप भारत के संविधान में ही बात कर लें तो भारत के संविधान में स्वतंत्रताओं के साथ साथ हम बात करें तो डीपीएसपी भी दिए गए हैं। डीपीएसपी किस पर बेस्ड हैं? वो पूंजीवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं और मिश्रितवादी भी हैं। अगर हम बात करें गांधीवादी विचारधाराओं की तो गांधी आर्टिकल हम 40 देख लेते हैं। आर्टिकल हम बात करते हैं 39 में
संसाधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाता है, संसाधनों का जनहित में उपयोग की बात करता है, काम के वेतन की बात करता है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो ये सब चीजें किस में होती हैं? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह टॉपिक बंद होता है। लेकिन अगर हम अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं भी बात करें तो ये तो हमारी पूंजीवादी, अर्थवादी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्थाएं हो गई। किंतु इतना ही नहीं है, कुछ देशों में कुछ अर्थशास्त्रियों ने अलग प्रकार से भी डिफाइन किया है। उन्होंने क्या कहा कि अगर अर्थव्यवस्था में देखना ही है तो क्यों ना हम बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था देखें। इस प्रकार से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो पहली बात आती है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। दोस्तों, इसे पढ़ने से पहले हमें महज दो शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। पहला शब्द आता है कि आयात। पहला शब्द है आयात। आयात आयात क्या होता है कि जब कोई भी देश, मान लो कोई यह एक यक्ष देश है, ये कोई वाई देश है, मान लो ये भारत है और यह अमेरिका है। अमेरिका के इस समय प्रेसिडेंट कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मान लो भारत ने क्या किया कि भारत के पास गेहूं बहुत अधिक है, तो वह क्या करेगा? दूसरे बाहर के देशों से अधिक है, किंतु भारत के पास कुछ और चीजें, मान लो कि उसके पास बाजरा नहीं है या भारत के पास लिथियम का उत्पादन नहीं है या भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, तो वह क्या करेगा? दूसरे देश, मान लो अमेरिका से वह खरीदता है, तो क्या किया? आयात किया। आयात का मतलब खरीदना। जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ कोई कुछ वस्तुओं की खरीद करता है तो वह किस में आता है? आयात में आता है। तो वहीं दूसरा जो शब्द है वह हमारा है निर्यात। दूसरा शब्द है हमारा निर्यात। मान लो भारत के पास क्या हो गया? भारत के पास गेहूं का बहुत ज्यादा स्टॉक है, किंतु रूस यूक्रेन वार चल रहा है, वहां पर गेहूं नहीं है। तो यूक्रेन, मान लो ये है, यूक्रेन को गेहूं चाहिए और भारत के पास गेहूं बहुत अधिक है, तो भारत क्या करेगा? अपने उत्पादों को बेचेगा। जब ये बेचता है तो ये क्या कहलाता है? निर्यात। निर्यात मतलब बेचना। तो दोस्तों, जब बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है कि उसमें आयात तथा निर्यात में कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। आयात और निर्यात में कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, उसे क्या कहते हैं हम? खुली अर्थव्यवस्था। किंतु जब आयात और निर्यात में प्रतिबंध लग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम बात करें कि बंद अर्थव्यवस्था में, जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए रूस यूक्रेन वार चल रहा है, तो देशों ने क्या सोचा कि अगर रूस ही इसका जिम्मेदार है तो वह क्या किया? अन्य देशों ने इसके साथ प्रतिबंध लगा दिए कि ना तो अब हम तुमसे साथ तुम्हारे कुछ बेचेंगे और ना ही तुमसे अब कुछ खरीदेंगे। तो ये किस व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। दोस्तों, एक शब्द यहाँ पर और भी पूछा हुआ है जिसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में रखा भी था। एक शब्द है जिसे हम कहते हैं अटार्की। अटार्की। अटार्की शब्द क्या होता है? यह शब्द का जो संबंध है ना दोस्तों, यह भी बंद अर्थव्यवस्था से है। प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में यह अटार्की शब्द रखा था। दोस्तों, इस समय अगर हम बात करें तो लगभग रूस ही ऐसा देश है जो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अदरवाइज सभी देशों के साथ खुली अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, अगला जो दो शब्द आते हैं हमारे पास अर्थव्यवस्था की समझने की दृष्टि से ही हम क्या समझते हैं कि बंदवादी अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्य प्रकार से अगर देखें तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए, किंतु अगली बात जो आती है वो आती है हमारी वित्तीय अर्थव्यवस्था।
और वास्तविक अर्थव्यवस्था। वित्तीय अर्थव्यवस्था और वास्तविक अर्थव्यवस्था। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए, तो मैं आपसे पहले ही बताया था कि जब हम बाजार मूल्य की गणना, बाजार मूल्य करते हैं या किसी देश की इकोनॉमिक्स को या किसी देश की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो वहां पर हम जीडीपी का उल्लेख करते हैं। दोस्तों जीडीपी का उल्लेख करते हैं। दोस्तों जो हमारी वित्तीय अर्थव्यवस्था होती है, तो वित्तीय अर्थव्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? जैसे मान लो भारत सरकार ने, या मान लो कि आपके यहाँ कोई एलआईसी एजेंट है, किसी कंपनी का कोई बॉन्ड है, ये सारी चीजें जो बैंकिंग की चीजें हैं, यह किसके अंतर्गत आ जाती हैं? बैंकिंग मतलब जैसे शेयर बाजार हो गया, शेयर बाजार हो गया, हम बॉन्ड हो गया कोई, ठीक, ये सारी चीजें जो बैंकिंग से होती रहती हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं? वित्तीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। किंतु जो हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था होती है, उसके अंतर्गत हम कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों ये जो वास्तविक अर्थव्यवस्था होती है, यही देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण प्रत्यक्षता योगदान निभाती है, जबकि वित्तीय अर्थव्यवस्था जीडीपी में प्रत्यक्षता योगदान नहीं निभाती है। दोस्तों अगला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वह हमारा कृषि से संबंधित है। यहाँ पर हम कृषि, जो हमारा कृषि से संबंधित इस टॉपिक है, इसके बारे में आपको बता दूं कि कृषि का प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान है, द्वितीयक क्षेत्र में कितना योगदान है, तृतीयक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। आजादी के इन 75 वर्षों के बावजूद भी आज भी कृषि हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों यहीं से हम बेरोजगारी की तरफ भी ध्यान देंगे। यहाँ पर हम यह भी पढ़ेंगे कि भारत में प्रति किसान कितनी जमीन किसके पास है।